माइकल लोबो, जो एक तरह से बारदेस या नॉर्थ गोवा के आप कहिए स्ट्रॉन्गमैन और या जो भी है बाहुबली जी माने जाते हैं। बाहुबली नॉर्दर्न प्लेन्स का शब्द हुआ। गोवा में क्या कहते हैं? गोवा में हम डॉन गोवा में आप माइकल को क्या कहेंगे? माइकल लोबो ऐसे है जो आज कह रहे हैं कि 5 सीटों पे मैं अपने उम्मीदवार ला सकता हूँ। वो तो डेफिनेटली ये तो केक तो किंग है या किंग मेकर है। नहीं, यही तो देखिए, यही माइकल लोबो बीजेपी में था जी। उसको और उसको वो चाहता था ना केवल मुझे टिकट मिले, मेरी पत्नी को भी दीजिए और अगल बगल के एरिया के लोगों को दीजिए। मैं हूं, बीजेपी छोड़िए, माइकल लोबो पार्टी हूं। तो बीजेपी तो तैयार नहीं हुई। तो जैसे बीजेपी नहीं तैयार हुई, जैसे ये पता चला कि अब लोग अपने पति पत्नी को दे रहे हैं, तो वो चला गया कांग्रेस के पास। अब कांग्रेस उस समय तृणमूल कांग्रेस को टारगेट कर रही थी, एक एक एमएलए या वर्कर को ले रही थी, तो कांग्रेस को भी कुछ चाहिए था। तो जब माइकल लोबो कांग्रेस के पास आया तो कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं था, चलो हमारे पास कौन तो आ रहा है। और आपने उसने इस तरह से अब टिकटें दी है कि उसको 5 टिकटें उसके लोगों को दी है। अब चुनाव के बाद अगर 5 में से 4 जीत जाए तो आप बीजेपी एक तरफ, एमजीपी, कांग्रेस, आप टीएमसी ये छोड़िए, दूसरी तरफ एक माइकल लोबो पार्टी बन सकती है और वो किंग मेकर बन सकता है गोवा का। किंग बनेगा या किंग मेकर बनेगा? देखिए 4 एमएलए के साथ व्यक्ति गोवा में किंग मेकर बन सकता है। लेकिन कितने किंग मेकर होंगे? आम आदमी को भी किंग मेकर बोल रहे हैं, टीएमसी को भी किंग मेकर बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आम आदमी को माइकल लोबो भी किंग मेकर नहीं, आम आदमी को किंग मेकर इसलिए बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एटलीस्ट अब तक हम सब लोग गोवा में बिलीव करते हैं कि अगर कल आम आदमी पार्टी की 4-5 सीटें आ जाती है और बीजेपी को 4 सीटों की जरूरत है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अच्छा, इतना तो है, अभी तक तो हम इतना बिलीव करते हैं कि ये नहीं होगा। और कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि जैसे बीजेपी आज गेज नहीं कर सकती कि उनका वोट शेयर कितना है, उनका केडर कितना दूर चला गया, वैसे ही बिकॉज ऑफ दिस न्यू फेसेस एंड न्यू सेटअप कांग्रेस भी आज गेज नहीं कर सकती कि उनका वोट शेयर एक्चुअली ऑन ग्राउंड कितना है, उनको कितना मिलेगा। नहीं देखिए, अगर एमजीपी को आम आदमी किंग मेकर, आम आदमी को किंग मेकर किंग मेकर बहुत है। 4 एमएलए लेकर एमजीपी किंग मेकर बन सकती है या किंग बनना चाहेंगी धवलीकर फैमिली। 4 एमएलए लेकर अगर आप आए तो आप भी किंग मेकर बन सकती है। माइकल लोबो अगर 4 एमएलए लेकर आए, हालांकि वो कांग्रेस में है, तो वो भी किंग मेकर बन सकता है। विजय सरदेसाई जो 3 सीटों पर लड़ रहा है, अगर 3 में से 2 जीत जाए गोवा फॉरवर्ड, वो भी किंग मेकर बन सकता है। गोवा में किंग मेकर की कोई कमी नहीं है, किंग की कमी है, किंग की कमी है, किंग की कमी है। आज दोनों किंग्स को पता नहीं है कि अपना वोट शेयर कितना है। किंग्स की बात चल रही है तो अब हम इंटरव्यू के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। हम कुछ किरदारों के नाम लेंगे और हम चाहते हैं कि क्रिस्प 1 वर्ड और 1 सेंटेंस उसमें आप डिफाइन करने की कोशिश करें। सारे नोन फेसेस हैं, नेशनल ऑडियंस के लिए भी, गोवा के लोगों के लिए भी, और हम चाहते हैं कि बारी बारी से। प्रमोद सावंत मुझे इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मैंने गवर्नर का इंटरव्यू किया जिसमें गोवा के गवर्नर ने तब कहा था सत्यपाल मलिक की बहुत करप्शन है और प्रमोद सावंत का नाम लिया था। देखो, प्रमोद सावंत इन माय व्यू इज अ वीक चीफ मिनिस्टर। वो कमजोर मुख्यमंत्री है और इसी वजह से जो मनोहर पर्रिकर से प्रमोद सावंत का जो गैप बना है ना, वो बीजेपी को आज की तारीख में नुकसान पहुंचा रहा है। एक स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर से जब आप वीक चीफ मिनिस्टर पर आते हैं, असली चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत नहीं है, असली चीफ मिनिस्टर कोई और है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। बाबुश मोन्सेरात इज अल्टीमेट अपॉर्चुनिस्ट। जो चुनाव जीते वो कांग्रेस की टिकट पे जीते और बाद में जब पता चला कि कांग्रेस की अगले 2 साल सरकार नहीं बनेगी तो बीजेपी में चले गए। आज बीजेपी में उनका ये हाल है कि वो बीजेपी को बोल रहे हैं कि मुझे इतने टिकट चाहिए। आज वो खुद उम्मीदवार है, एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन थे, उनकी पत्नी जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर थी, उनके सुपुत्र जो है वो पणजी सिटी के मेयर है। मतलब इससे ज्यादा अपॉर्चुनिज्म और क्या है? नहीं, अगर कोई आपको कल कहे निखिल दिल्ली में या यूपी में कि बीजेपी में घरानेशाही नहीं है, प्लीज शो देम मोन्सेरात। बेटा मेयर, पत्नी मिनिस्टर, बाबू स्ट्रॉन्गमैन। और उसके साथ साथ जब मैंने बाबूश को कहा कि स्ट्रॉन्गमैन, उन्होंने कहा उनके सपोर्ट नहीं, स्ट्रॉन्गमैन नहीं, रॉबिन हुड, ये हमारा रॉबिन हुड है। तो एक तरफ कोई उसे रॉबिन हुड कहता है, दूसरी तरफ कहता है स्ट्रॉन्ग। टैसिट अंडरस्टैंडिंग के बारे में बात होती थी पर्रिकर साहब और बाबूश के बीच में कि एक आदमी पणजी में एमएलए बनेगा और स्टेट संभालेगा और एक आदमी कॉरपोरेशन चलाएगा। इस तरह के आरोप लगाए जाते हैं, क्या इनमें कोई भी दम है?
मुझे लगता है कि एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग था, मतलब वो कोई ब्लैक एंड वाइट नहीं था, बट टैसिट अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल था, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि जब इतने बड़े दो हाथी अगर एक दूसरे से भिड़ जाएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। सो क्या आप भिड़ेंगे जिसका परिणाम आपके हाथ में नहीं है। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। यूजुअली राजनेता को लगता है कि वो जो भी स्ट्रेटेजी करेंगे उसका थोड़ा तो परिणाम उनके हाथ में रहना चाहिए। पर्रिकर और बाबुश की जो टक्कर होती थी उसमें परिणाम किसी के हाथ में नहीं होता था। तो ये जो अनसर्टेनिटी थी, तो उसके वजह से मुझे डेफिनेटली लगता है कि ये टैसिट अंडरस्टैंडिंग था। ये सिर्फ वो पणजी कॉरपोरेशन या पणजी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में नहीं, पणजी और तालिगांव के बारे में भी था। मैं उस तरफ जाने से ही बच रहा था, क्योंकि फिर वो पूरा इल्जाम की शक्ल में हो जाता। अमित पालेकर आम आदमी पार्टी का चेहरा, लेकिन क्या वो वो देखिए, कल तक अमित पालेकर को मुझे नहीं लगता 1 साल पहले कौन गोवा का कोई पूरे गोवा में उसकी पहचान थी। आज सडनली वो फेस बन जाता है, बट नया चेहरा, और कभी कभी नयापन उनका स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर, लेकिन वो युद्ध जीतेंगे या नहीं वो पता नहीं। हाँ, वो खुद का युद्ध जीतेंगे ये उनके सब, लेकिन देखिए कैसे हवा बदलती है। मुझे लगता है नवंबर दिसंबर में एक प्रोटेस्ट मूवमेंट हुआ था यहाँ ओल्ड गोवा में, कि वहाँ चर्च लैंड पे, पुराने हेरिटेज लैंड पे कोई नई बिल्डिंग बन रही थी। उसको लेकर अमित पालेकर जाकर वहाँ धरने पर बैठ जाते हैं, और सडनली गोवा में उनका चेहरा फ्रंट पेज पर आता है। जब सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की, उस वक्त भी बहुत काम किया था, बहुत काम किया। तो नाइट इन अ शाइनिंग आर्मर, लेकिन युद्ध जीतेंगे या पता नहीं, खुद का युद्ध जीत पाएंगे वो भी उन पर सवाल है, क्योंकि वो टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके लिए। अमित पालेकर, उत्पल पर्रिकर, माफ कीजिए। उत्पल पर्रिकर इज द वाइल्ड कार्ड ऑफ दिस इलेक्शन। उसको पता नहीं है कि उत्पल पर्रिकर, मतलब दो लेवल्स पे, कि उत्पल पर्रिकर ने सडनली पणजी का जो बैटल है वो डेविड वर्सेस गोलियत कर दिया है, और उस तरफ ये भी पता नहीं चल रहा है कि पूरे राज्य से उनको जो बीजेपी के केडर का समर्थन मिल रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी के केडर पे क्या असर होगा, और कितना केडर पार्टी से दूर चला जाएगा। इसी बीइंग स्टबर्न, प्रमोद सावंत कह रहे हैं कि हमने 3 सीट्स ऑफर किया और उनको बोला कि आप 3 में से किसी पे भी हाथ रखो, वो आपका होगा। उनका मुद्दा क्या है? उनका मुद्दा ये था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उनके पिताजी ने रिप्रेजेंट किया है उसमें आप अच्छा उम्मीदवार दे दीजिए, मैं पीछे हट जाऊंगा। तो उनका जो डिमांड था, सो बीजेपी एक्चुअली वेंट इन दिस ट्रेडिशनल टिपिकल नेगोशिएटिंग गोवन मोड, कि आपको ये चाहिए तो हम आपको ये इतना ज्यादा दे देते हैं, लेकिन उसको वो इतना ज्यादा चाहिए ही नहीं था, उसको सिर्फ यही चाहिए था। नहीं, मैं कहूंगा उत्पल पर्रिकर इज एक्चुअली पुरानी बीजेपी वर्सेस न्यू बीजेपी। ये एक प्रॉक्सी बैटल है। प्रमोद सावंत रिप्रेजेंट्स न्यू बीजेपी इन अ वे, एंड उत्पल पर्रिकर रिप्रेजेंट्स ओल्ड बीजेपी। जो मनोहर पर्रिकर के क्लोज लोग थे, जो उनके नज़दीक लोग थे, उन्होंने एक तरह से उत्पल पर्रिकर के जरिए एक मैसेज देना चाहा है बीजेपी को कि हम भी हैं, अभी भी हमें मत भूलिए।